कॉस्ट एस्टिमेशन हम लास्ट टाइम मैंने एक एक्टिविटी आपको दी थी कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एस्टिमेशन, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन कॉस्ट एस्टिमेशन। तो और नीचे मैंने फिर नोट्स में आपको कहा था कि आपने लाइन ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एंड कोकोमो जो है इसका जिक्र करना है। ये नेट पे अवेलेबल है, आर्टिकल थोड़ा सा आपने ज़रा पढ़ के या बेहतर अंदाज में उसको लिखना या प्रेजेंट करना था ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। तो डिफरेंट एस्टिमेशन की टेक्निक्स हैं और इसमें जो है एक स्लाइड में शायद एक पॉइंट मिस है और एनालॉजी अप्रोच होती है एस्टिमेशन टेक्निक की। वो ये होती है कि प्रीवियस आपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स में प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट जो आपने इस तरह का मिलता जुलता प्रोजेक्ट किया उसमें आपने क्या एस्टिमेशन टेक्निक लगाई। ये वही बात है जिस तरह आपने प्लानिंग स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि आप जब प्रोजेक्ट प्लान बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, तो आपने प्रीवियस जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या प्लानिंग की थी, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या आपने माइलस्टोन्स रखे थे, क्या आपके एक्टिविटीज थे, तो वहाँ से गाइडलाइन लेते हैं। तो जो कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक्स की जो एनालॉजी अप्रोच है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एस्टिमेट। तो आप प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट की जो है अपनी एस्टिमेशन को एक्सप्रेस करते हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये ज्वाइन करते हैं और चले जाते हैं, ज्वाइन करते हैं तो चले जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख भी रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कब आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये बात याद रख लें कि अब ऐसा बीच में मैंने सारे कोर्सेज में मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी चल रही है क्लास में, होम बेस्ड असाइनमेंट, क्विज़ेस भी चल रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर 5 मिनट बाद मैं कहूँ आपको क्विज एक्टिविटी है, ये एंड ऑफ द लेक्चर है, ये बीच में भी ये हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सेशन आपका बड़ा है 2:30 बजे तक, तो बीच में कभी भी किसी वक्त भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आते हैं, ज्वाइन करके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये हैबिट जो है ये ठीक नहीं है। ओके जी, एनालॉजी अप्रोच जो थी वो प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट थी। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है ये चेंज है, ये जो इस पे मैटर लिखा हुआ है एनालॉजिस्ट और टॉप डाउन अप्रोच में, ये एनालॉजिस्ट अप्रोच में है। एनालॉजी का मतलब ये है कि प्रीवियस या सिमिलर। तो टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको आपने फेजेस में ब्रेक डाउन जो किया हुआ है और हर जो फेज है उसको जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में आपने ब्रेक डाउन किया उस सब की जो कॉस्ट है वो आप सम अप करते हैं और नीचे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं और टोटल की तरफ करते हैं। बॉटम अप जो अप्रोच है वो आप नीचे इंडिविजुअल जो बेस लाइन पे आइटम है जो डिटेल में आपके पास लिखा हुआ है और डिटेल से आप उसकी एक एक आइटम की कॉस्ट को सम अप करते रहते हैं और ऊपर सम अप करके टॉप पे लेवल पे लेके आते हैं। ये बॉटम अप्रोच है। पैरामीट्रिक अप्रोच होती है सम कोई फैक्टर्स या वेरिएबल्स या कोई कैलकुलेशन करके आप उस पर जो है ना कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। तो जो पैरामीट्रिक अप्रोच है वो बड़ी बेनिफिशियल है और जो लाइक बॉटम अप्रोच है, ये एनालॉजी अप्रोच है, ये एक्सपर्ट्स जो है ना ये इस चीज़ का जो एस्टिमेशन है वो हमेशा एक्सपर्ट्स ने करनी है। जो एस्टिमेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो बिडिंग और इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं, सो दैट अगर आपने एस्टिमेशन अच्छी नहीं की तो ये प्रॉब्लम फिर हो जाएगा और वो आपकी कॉस्ट जो आपसे ज़्यादा फिर वो इनकर्ड हो जाएगी। तो पैरामीट्रिक अप्रोच में जिस तरह कुछ सम फार्मूले या करैक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल्स के तहत आप उस कुछ किसी फार्मूले में डालते हैं, कैलकुलेशन मैथमेटिकल में डालते हैं, मॉडल में, तो एस्टिमेट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी और उसमें कुछ कहा था कि ये भी अप्रोचेज हैं, एनालॉजी अप्रोच होती है, टॉप डाउन है, बॉटम अप अप्रोच है, बट पैरामेट्रिक अप्रोच पे एस्टिमेशन टेक्निक्स की जिसमें लाइन ऑफ कोड है, फंक्शन पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट, कोकोमो है। थोड़ा सा बताता चलूँ सो दैट आपका एक रिव्यू भी हो सके कि आपने क्या लिखा हुआ है या क्या चीज़ है। जो लाइन ऑफ कोड है ये सारी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बुक पढ़ें आप और वहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन का एक टॉपिक निकाल लें तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। लाइन ऑफ कोड कहती है कि डिफरेंट आपकी लैंग्वेजेस हैं और उसमें अगर आपने प्रोग्राम जो है वो इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जो मेंशन है चार्ट पे, इस लैंग्वेज में लिखा और इतने लाइन ऑफ कोड है तो आप इतने डॉलर चार्ज करेंगे। तो सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट अप्रोच है। अब इस अप्रोच को यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल क्योंकि अगर मैं विजुअल स्टूडियो में एक कोडिंग लिखूंगा विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके और अगर मैं एक सी में लिखूंगा तो सी में डेफिनेटली मैंने फॉर्म लेआउट वगैरह या मेन्यूज़ खुद बनाने हैं तो उसमें ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज और उसमें खुद जो कोड भी इंपोर्ट करना है या खुद भी अगर लिखना है तो वो बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। तो जितनी आजकल के .NET या लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है उसमें कोड कम से कम होता जा रहा है।
तो ये पुरानी अप्रोच थी लाइन ऑफ कोड। फिर एक इसके बाद आ गई फंक्शन पॉइंट्स। आप जितने भी जो आपको एक क्लाइंट एस्टिमेशन या टास्क देता है, सॉरी, जो आपको क्लाइंट कोई टास्क या रिक्वायरमेंट देता है, आप उसमें से फिर फंक्शन पॉइंट्स यानी फंक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं और उसका भी फार्मूला है कि इनपुट फाइल्स कौन सी हैं, आउटपुट फाइल्स कौन सी हैं, एक्सटर्नल फाइल्स अगर प्रोजेक्ट में कोई आउटसाइड किसी फाइल से या किसी डेटाबेस से आपने इंटीग्रेट कर रहा है वो कौन कौन सी हैं। तो एक फार्मूले के तहत ये सारी वैल्यूज डालते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे ये जो फॉर्म्स बनेंगे डेफिनेटली इन फीचर्स के तहत वो क्या सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है, वो एक फार्मूला पैटर्न के तहत आप फंक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर फंक्शन पॉइंट से बेहतर एक अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच निकली, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ज़माना है और ज़्यादातर आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा रहा है और .NET, जावा, C++ ये सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा रहा है। तो आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है या क्लाइंट्स ने टास्क दिए उसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आप कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टेक्निक को यूज़ कर कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट्स मीन क्लासेस। तो आप उस तरह देखते हैं और उसको फार्मूले के तहत एक डालते हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्ट पॉइंट्स निकल आते हैं और उसको फिर आगे यूज करते हैं। तो उससे बेहतर फिर आस्ता आस्ता जो है कोकोमो टेक्निक है। बैरी बोहम जो है, बैरी बोहम एक रिसर्चर था बहुत बड़ा और उसने ये कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये कोकोमो वो नहीं है कि कोकोमो बिस्कॉनी बिस्किट है, कोकोमो मुझे भी दो, ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। बैरी बोहम एक साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया एस्टिमेशन के लिए, कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए, और उसमें जो है लाइन ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट्स वगैरह, कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट मॉडल में पहले लाइन ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट यूज हुआ। फिर जो कोकोमो का नेक्स्ट वर्जन कोकोमो 2 निकला, उसमें जो है वो वेब पे भी अवेलेबल है। कोकोमो 2 आप लिखेंगे वर्जन तो वो अवेलेबल है। उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आपको पहले कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स की वैल्यूज फिर आपने डालनी है, और इसी तरह फिर इसके अंदर कोकोमो के अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाती है। जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो एडवांस लेवल पे है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्रिटिकल है या टफ प्रोजेक्ट है, एवरेज किस्म का प्रोजेक्ट है या नॉर्मल प्रोजेक्ट है। तो उसके मुताबिक फिर डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, 16 वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, कोकोमो के अंदर एक वैल्यू डालने के लिए कि प्रोग्रामर्स, जो आपके प्रोग्रामर है उनका लेवल क्या है, जो आपको टास्क दी जा रही सॉरी, जो प्रोग्रामर है आपका लेवल क्या है, टास्क जो दी जा रही है, वो जो क्लाइंट्स हैं वो टास्क कितना अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स का लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करें वो कितनी रियलिस्टिक, रिलायबल है, एंड सो ऑन। तो बेशुमार वो 16 फैक्टर्स हैं, वो उन पॉइंट्स को मुताबिक देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट्स में वो सपोर्टिव कितने हैं और उसके अगेंस्ट पॉइंट्स देने पड़ते हैं। ये सारा कुछ पीछे स्टडी करेंगे, आपको पता होगा तो कोकोमो की तरफ आप उसको अंदर बिल्ट इन जो टूल है उसके अंदर वैल्यूज डाल सकेंगे। ऐसा नहीं है कि लेमैन आप उठ के कोकोमो को खोलें और उसमें वैल्यू डाल दें। वो पूछेगा ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कितने हैं, फंक्शन पॉइंट कितने हैं, लाइन ऑफ डेवलपमेंट कोड कितना है, ए वैल्यू क्या, बी वैल्यू क्या, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होंगी या कैलकुलेट की होंगी। तो फिर आप उसके अंदर पैरामीटर में डालेंगे तो आपको एक एस्टिमेटेड और क्लोज टू द रियलिटी कॉस्ट निकाल के देता है। तो जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो कॉस्ट एस्टिमेशन बड़ी अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि उस तरह के प्रोजेक्ट सिमिलर की होती है, तो उनको पता होता है कि कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है। तो टिपिकल प्रॉब्लम्स अराइजेज विद द कॉस्ट एस्टिमेट यही होता है कि वेरी स्टेजेस पे कॉस्ट की जाती है। बाज़ औक़ात जो कॉस्ट एस्टिमेशन करने वाले होते हैं वो बाइसनेस, फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं। जिस तरह कुछ टीचर जो है, मतलब आपकी तरफ से ये एक शिकायत होती है कि भाई बाइसनेस हो रही है या फेवर किया जा रहा है, तो हमेशा एक टीचर को कंसिस्टेंट और बाइसनेस के बगैर लेके चलना चाहिए। फिर बेसिकली होता ये है कि कुछ ऐसी कॉस्ट एस्टिमेशन में डाल दी जाती है जो उसका पार्ट नहीं होती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा था संक कॉस्ट है या अप्रेजल कॉस्ट एक आगे आएगी, या कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो आपके इंटरनल मतलब आपकी प्लानिंग और प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए, फिजिबिलिटी के लिए, आप प्लानिंग के लिए जब आपने एनालिसिस किया, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, उसकी कॉस्ट को भी डालें। तो बाइसनेस नहीं शो करनी, और लेट से मैनेजमेंट तो एक बिड, एक अमाउंट मांग रही होती है, बट ये जो कॉस्टिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो एक अमाउंट देने से बेहतर है एक अच्छी क्लोज टू द रियलिटी एक ऐसी कॉस्ट या चार्जेस आते हैं जिससे प्रोजेक्ट मिल भी सके, जिससे कंपनी को बेनिफिट भी हो सके, अर्निंग भी हो सके और प्रोजेक्ट भी मिल सके। इतना ना चार्ज करें कि क्लाइंट ही लूज हो जाए।
ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं। कॉस्ट बजटिंग में थोड़ा सा उसने बताया है, वैसे एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट आप सेक्शंस को, हेड को आप इंडिविजुअली वर्क आइटम को आप कॉस्ट उसकी एलोकेट कर सकते हैं और उसके मुताबिक सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये उसने टेबल में भी बताया हुआ है। डिफरेंट एक प्रोजेक्ट की उसने रिक्वायरमेंट बताई कि उसके अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज है और हर कैटेगरी को अगर आप प्लस प्लस करते जाओ और उस सेक्शन की जो है कॉस्ट निकल सकती है। फिर आ जाता है, जिस तरह हमने कहा, कॉस्ट प्लानिंग थी, कॉस्ट बजटिंग थी, कॉस्ट कंट्रोलिंग है, इसका सब प्रोसेस है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर कॉस्ट की परफॉर्मेंस करनी है, चेक करनी है। ये नहीं कि आपने कहा कि ये जो एक काम हम कर रहे हैं इतने टाइम में होगा और इतने हमें बजट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, अब वो आप उसका ध्यान ही ना दें कि कितना पैसा स्पेंड हो रहा है, क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो पेनी पेनी का हिसाब कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलना होता है और रिसोर्सेज और बजट को देख के चलना होता है। ये नहीं होता कि पूरे प्रोजेक्ट का आपने एक बजट रख दिया, बस देखेंगे यार किसी सेक्शन में ज़्यादा लगे, किसी सेक्शन में कम लगे, ऐसा नहीं होता। जिस सेक्शन के अंदर, जिस आइटम के अंदर जो आपने बजट एलोकेट किया, क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, टाइम भी। तो ये जब कलेक्टिवली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये काम जो है, ये प्रोजेक्ट का, ये हमने इतने टाइम फ्रेम में, इतने बजट के अंदर और इस क्वालिटी के पैरामीटर या प्रोसेसेस को या मेक इंश्योर करके हमने क्वालिटी एट द एंड ये चीज़ इस लेवल अचीव करके काम कंप्लीट कर रहा है। तो कॉस्ट की परफॉर्मेंस भी देखनी है कि ये नहीं है कि कॉस्ट कितनी लगी है, कितनी लग चुकी है, इस साथ साथ देखते रहना पड़ रहा होता है। और अप्रोप्रिएट जो चेंज आ रही होगी, डेफिनेटली जो चेंज अप्रूवल होगी, चेंज कंट्रोल जो बोर्ड है, जो मेम्बरान है, जिसको वो चेंज को अकोमोडेट करेंगे, तो डेफिनेटली जब चेंज आती है तो कॉस्ट भी उस पर दोबारा लगती है। उसको अपडेट करने के लिए अगर किसी प्रोसेस को चेंज करना है, कोई डॉक्यूमेंट नया बनाना है, कोई चीज़ मिसिंग रह गई थी, वो स्टेप आपने चेंज करना है, तो उसके लिए कॉस्ट दोबारा रिक्वायर्ड है। तो आपने इसको कहते हैं कि बैकअप के लिए आपने कॉस्ट रखी होती है, इमरजेंसी के लिए कॉस्ट रखी होती है, जिसको बैकअप प्लान भी कहते हैं। कंटीजेंसी कॉस्ट, कंटीजेंसी फंड होता है ना, जिस तरह कंटीजेंसी फंड, रिजर्व फंड जिसको बोलते हैं, कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, फॉल बैक या रिजर्व फंड, ये सारी एक ही मतलब है। कंटीजेंसी फंड, रिजर्व फंड, फॉल बैक और रिजर्व, ये सारे ऐसी अमाउंट भी होता है कि आपने कुछ ऐसा अमाउंट रखी होती है कि आप अगर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें से फंड में से निकाल दें। बाज़ औक़ात आप अपनी ट्रिप पे जाते हैं तो आपने कुछ पैसे ऐसी जगह, या पैसे ऐसी जगह को तो छोड़े, ऐसे रखे होते हैं कि वो आप वहाँ से उसको एक्सपेंस को मैनेज कर सकें। इसी तरह घर का जब बजट बनता है तो घर के जो फैमिली में जो ओनर है या जो मेन कंट्रीब्यूटर है जो घर के बजट को चला रहे होते हैं, उनने कुछ ऐसा रिजर्व फंड या रिजर्व मनी रखा होता है कि अनफोर्सीन इमरजेंसी भी आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए सके। तो इसी तरह टाइम भी रखा जाता है और बजट भी रखा जाता है उसको। और जो भी चेंज आ चुकी है, अगर चेंज आई है, तो वो सारे स्टेक होल्डर है, जो स्टेक होल्डर में सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के टीम मेंबर नहीं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपको फंड कर रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी आपको फंड कर सकता है, आउटसाइड से एक्सटर्नल आपको स्पॉन्सर भी कोई कर सकता है, तो उसको भी आपने इन्फॉर्म करना है, ये चेंज आ गई है, इसकी वजह से अफेक्ट होगा और ये कॉस्ट में भी चेंजिंग आएगी। तो अगर उनको मेक श्योर ऑन बोर्ड लेके चलें और उनको एग्री करके चलें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो बताती है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है और कॉस्ट को भी वो कैसे कंट्रोल करती है, वो देखते हैं। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें और डिफरेंट डेफिनेशन यूज होंगी, वो नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ रही है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक दैट्स इंटीग्रेट स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड डाटा। तो किसी ने, मुझे याद पड़ता है, आई थिंक सो फीमेल स्टूडेंट थी, मेरे ख्याल से शायद दुरे नायाब थी या कौन थी एक फीमेल स्टूडेंट, जब मैं इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पढ़ा रहा था और उसमें अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की एक टेक्निक आई थी, तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के बारे में बता दें। तो मैंने कहा था कि जी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट आगे एक टेक्निक यूज़ आएगी, और उस वक्त ही मैंने एक्सप्लेन किया था और वॉइस नोट में उन्होंने क्वेश्चन किया था, उनके ग्रुप पे मौजूद भी होगा। अगर वो स्टूडेंट हैं, शायद नाम मेरे से अगर उनका शायद मैंने सही नहीं लिया, दुरे नायाबी थी या कौन सी फीमेल स्टूडेंट थी जिसने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का क्वेश्चन किया था? जी फीमेल स्टूडेंट कौन सी थी वो, तो याद है? दुरे नायाब तो खुद भी मौजूद है, अपना माइक ऑन करके बताएं, आपने किया था या किसी और स्टूडेंट ने किया था? सर वो मैंने नहीं किया था, वो लाइबा थी। लाइबा थी, लाइबा, जी लाइबा भी है। लाइबा ऑन करके बताएं, आप आपने क्वेश्चन किया था? लाइबा तहरीन जी, माइक ऑन करके बताएं। यस सर, यस सर, ओके जी, ठीक है जी, लाइबा तहरीन ने किया था। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट मैंने कहा था कि स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, इन तीनों का डाटा
लिया जाता है एज अ पैरामीटर, एक फार्मूला होता है, एक पैरामीटर डाटा लिया जाता है और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में एक फार्मूले में डाला जाता है और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक यूज करके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि प्रोजेक्ट की कितना परसेंट कंप्लीट होगी, कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंच चुका है। ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक सिंपल फार्मूला है और उस फार्मूले के अंदर तीनों का डाटा डाला जाता है, टाइम, स्कोप और कॉस्ट का। और किसी वक्त प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखना हो, परफॉर्मेंस देखनी हो, एसेस करना हो कि कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ स्टैंड है, प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। और इसके अंदर क्या है, ये 3 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट और अर्न वैल्यू। ये ज़रा तीनों समझ लें और ये सिंपल सा एक फार्मूला है और इसके अंदर 3 वैल्यू डाली जाती हैं। तो आप एक छोटा सा मतलब एक टास्क ही समझ लें, तो ये कल इसको जो है इसके फार्मूले को देख के आप इसको मैं पूछ भी सकता हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट भी बेसिक बनाने एक एग्जाम्पल करके, ताकि आपको पता लग सके ये क्या होता है, प्लान वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और अर्न वैल्यू क्या चीज़ होती है। इसके अंदर ये जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक है ना, बेसिकली जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस या उसकी मेजरमेंट की जाती है कि कितने परसेंट कंप्लीट है, प्रोग्रेस क्या है, इसके अंदर ये 3 वैल्यू शामिल होती है। प्लान वैल्यू का मतलब है, मैं आपको सिंपल देसी, जिसको कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में समझा दो, फिर डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि लोग रट्टे लगाते हैं। तो प्लान वैल्यू होती है किसी भी काम को करने के लिए जो आपने एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड बजट लगाया होता है। आपको याद होगा हमने रफ प्रोसेस मॉडल में इंसेप्शन फेज के अंदर एक माइलस्टोन बढ़ा था, प्लान एक्सपेक्टेड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, याद आया आपको? तो ये प्लान वैल्यू जो है ना, ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही है कि आपने किसी शेड्यूल ऑफ वर्क आइटम्स को, पूरे प्रोजेक्ट को या किसी नंबर ऑफ फेज को या किसी चीज़ को भी आपने परफॉर्म करने के लिए उस पूरे वर्क को क्या बजट लगाया हुआ, क्योंकि वो आप जहाँ तक आपको मैयर करना चाह रहे हैं, शुरू से एंड तक करना चाह रहे हैं, ये मिड उस फेज तक करना चाह रहे हैं। तो लेट से आप कहते हैं एनालिसिस और डिज़ाइन की, आप देखते हैं डिज़ाइन के फेज के एंड तक अर्न वैल्यू मैनेजमेंट लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जहाँ पर अभी हम अप्लाई करें आज की ड्यूरेशन में तो कहाँ तक है। लेट से आज अगर हमारा लेक्चर नंबर 18 है तो अपनी कोर्स आउटलाइन में देखें, 18 का मतलब है 9th वीक, तो 9th वीक में देखें हम कौन से चैप्टर पे होने चाहिए थे और किस और 18 तो आपका लेक्चर चल रहा है, बट उससे पहले 4 लेक्चर हुए थे कोविड से पहले, 2 वीक्स की क्लासेस हुई थी, तो वो भी शामिल है, मतलब वो अलग से क्लासेस हैं, मगर हमने फिर वही क्लासेस को दोबारा डाटा रिपीट करके स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे दोबारा से स्टार्ट किया था लेक्चर। तो प्लान वैल्यू होता है फॉर्मली कॉल्ड द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। Budgeted cost of work schedule, also called the budget, is that portion the approval total cost estimate plan to be spent on the activity during a given period. तो प्लान वैल्यू वही होती है किसी भी टास्क या वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो आपने बजट रखा हुआ है, एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज प्लान वैल्यू, जिसको एस्टिमेटेड वैल्यू भी कर सकते हैं, मगर प्लान वैल्यू चल रही क्योंकि फार्मूले में प्लान वैल्यू होगा तो आप उस तरह रखें। एक्चुअल कॉस्ट होता है कि जब आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस पर कितना पैसा या बजट इनकर्ड हो रहा है, अकर हो रहा है, ये वो चीज़ होती है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट अगर इंसेप्शन फेज में था तो उसका कहने का मतलब ही यही था कि आपने जो एक एस्टिमेट एक कॉस्ट दी हुई है, आप दोबारा से सोच लें कि जब एक्चुअल आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी आपने परफॉर्म तो किया नहीं था, प्रोजेक्ट तो लिया नहीं था, आप दोबारा से देख लें कि क्या एक्चुअली भी दोबारा उतना ही लग रहा है क्लोज टू द एस्टिमेटेड। तो हमेशा ये प्लान वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट जो है ये मतलब समझ लें 19, 19.5, 20 का फ़र्क होना, ये नहीं चाहिए कि एक 20 वैल्यू है और एक 10 है तो इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत फ़र्क 19, 20, 18, 20 का फ़र्क हो सकता है कि आपने इतना प्लान किया था और इतना एस्टिमेटेड और प्लान किया था, एक्चुअली इतना इनकर हुआ। तो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट दैट वर्क एक्टिविटी इंक्लूड होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो उस पर जो नज़र आ रही है, डायरेक्ट जो इनडायरेक्टली विच इज़ नॉट बीन सीन, और वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही होती हैं। तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए एक एस्टिमेट या टाइम रखते हैं और बंदा देखते हैं कि कौन सा बंदा रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट में, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको स्ट्रेटेजिकल ये भी चीज़ें सिखा रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट दिस जॉब, या हु इज़ द राइट पर्सन फॉर डूइंग दिस जॉब, एंड वो कहते हैं टू प्रोवाइड और टू डिलीवर द right information or to provide the right information to the right moment to the right person. तो अगर मैं right moment right person को deliver या उनसे ले ना सकूँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। अगर मैं कहूँ आज डेडलाइन आपके नहीं, कल कराएंगे, तो मेरी तो रेट ही ख़त्म होगी ना, तो मेरी टीचर की रेट ही ख़त्म होगी।
अगर स्टेट की गवर्नमेंट को कोई चैलेंज करता है या तो वो तो फिर गवर्नमेंट फिर उसको समझाने के बाद एक्शन लेती है, तो इसी तरह होता है। तो प्लान वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट ही होगी। अर्न वैल्यू क्या चीज़ है? आप सिंपल क्या है, कॉल्ड द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। Budgeted cost of work performed is the percentage of work actually completed multiplied by the plan value. अब अर्न वैल्यू का सिंपल क्या चीज है कि आपने कितने परसेंट काम कंप्लीट कर लिया, इज द परसेंटेज ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड। अगर आप किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, किसी फेज को, और आप कहते हैं कि जी इस एनालिसिस फेज में हमने 10 एक्टिविटी की थी और हम नंबर 8 एक्टिविटी पे हैं, और आप देखते हैं कि इस में हमने इस फेज के अंदर जो 10 एक्टिविटी थी कितने हमने परसेंटेज काम कंप्लीट कर लिया है, तो वो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय जो प्लान वैल्यू है, जो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही है, वो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कहलाता है। तो प्लान वैल्यू आपने देख ली, एक्चुअल कॉस्ट आपने देख ली, और अर्न वैल्यू कैसे निकलेगी कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लान वैल्यू से। तो ये जितना भी टर्म्स का डाटा है, ये आपने फॉर्मूले के अंदर डालना है, और आपने एक रफ एक एग्जांपल या रफ कोई अपनी एक एस्टिमेशन कर दी, रफ एक एस्टिमेशन कर देनी है, और इसमें आपने ये तीनों वैल्यू सामने आपके पास होंगी। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का एक फार्मूला आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो बुक है उसमें से देख लें, या आप नेट से उसका उठा लें। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का फार्मूला जिसमें ये प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट और अर्न वैल्यू की ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अर्न वैल्यू यही एट द एंड चीज़ बताती है कि आपके पास टोटल जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है या प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्क, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ये स्कोप का आ जाता है। और सॉफ्टवेयर असिस्ट टू कॉस्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर असिस्ट टू इन कॉस्ट मैनेजमेंट। लोग जो कॉस्टिंग है या बजट की जो डाटा डालना है, ये एमएस प्रोजेक्ट की बजाय, हर चीज़ एमएस प्रोजेक्ट में नहीं आती, ये स्प्रेडशीट्स जो आपके पास एक्सेल की शीट्स हैं उसमें लोग जो है डाटा डाल रहे होते हैं और वो मेंटेन कर रहे होते हैं और उसको अपडेट कर रहे होते हैं। तो सिंपल स्प्रेडशीट्स को यूज़ किया जा सकता है कि आपने जो जो सेक्शन है उसके सब सेक्शन क्या हेड्स है, और उसमें हर फेज़ के अंदर, और हर फेज़ के अंदर जो भी एक उसकी इंडिविजुअल आइटम है उसमें कितनी बजट आपने लगाया हुआ एक सेक्शन की हेडिंग दे देंगे, एस्टिमेटेड बजट, नेक्स्ट कॉलम हेडिंग दे देंगे, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, तो कितना कितना लग रहा है, वो सारा चीज़ें प्लस माइनस हो रही होती हैं। और आप फार्मूला भी लगा सकते हैं कि कितनी सेविंग हो रही है, कितना एक्स्ट्रा लग चुका है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। भी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है, 3 चैप्टर अभी मैंने और कराने हैं। जैसे पूरे अभी हमारे पास लेक्चर हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लेक्चर हैं, और उसमें कोई एक्स्ट्रा सेशन भी हम कर सकते हैं। उसमें हमारा एक क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर है, और उसके बाद कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है। ये कम्युनिकेशन और रिस्क भी बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, और रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्क के हवाले से हम आखिर में डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है। आप ये कल तक, ये छोटा सा एक फार्मूला टेक्निक है, और आप अपने प्रोजेक्ट की एक अर्न वैल्यू मैनेजमेंट भी लगा सकते हैं अप्लाई करके। पहले उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, डॉक्यूमेंट कोई एग्जांपल पढ़ लें, डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें, एग्जांपल पढ़ लें जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की हुई हुई है, उसको सॉल्व करके अपने तौर पे खुद से बनाएं, ताकि आपको ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें भी आ सके, उसका मकसद। तो अभी मैं दूसरा लेक्चर शेयर करता हूँ, और मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट, आपने क्वालिटी मैनेजमेंट की जगह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ किया, और दोनों इलेक्टिव कोर्स है। क्वालिटी एश्योरेंस पहले पढ़ाया जाता था क्वालिटी, तो इसकी जगह दूसरे आपके जो सेक्शन वाले हैं वो क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक कोर्स पढ़ रहे हैं, और आप उसकी जगह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ है, और क्वालिटी के प्रोसेसेस क्या है। और अगर आपने क्वालिटी का नाम सुना होगा, तो क्वालिटी के रिलेटेड एक आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ISO, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। तो वक्त के साथ साथ देखते हैं कि क्वालिटी क्या चीज़ है। और
क्वालिटी के बारे में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है, बट प्रोफेशनली जब काम किया जाता है तो सॉफ्टवेयर में जो क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जो डेफिनेशन है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट एड्रेसेस द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इट पोजेसेस। तो जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि सॉफ्टवेयर जो भी है, आपकी वेबसाइट है, ऐप है, गेम है, कुछ भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो सिक्योर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एक्यूरेसी का फीचर है, एक्यूरेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी का एक एट्रीब्यूट है कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स में परफॉर्म करे, ईज ऑफ यूज़ प्रोवाइड करे। फिर यूजबिलिटी का फैक्टर है कि यूज़र कैन अंडरस्टैंड द डिज़ाइन, या यूज़र कैन ईजली अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस और क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। कॉस्ट भी एक क्वालिटी का एट्रीब्यूट है। फिर आ जाता है कि अवेलेबिलिटी है एंड सो ऑन। इस तरह बेशुमार क्वालिटी के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन है, दीज रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दोज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विच एड्रेसेस or expresses the quality attributes of a software. Yeah, non-functional requirements are those type of requirements. Second definition, non-functional requirements are those type of requirements that expresses the constraints or limitation a software has. कि एक सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन या हद क्या होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए। तो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वालिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं कि जिस तरह आप जनरल प्रोडक्ट लेने को जाते हैं मार्केट में भी, तो कुछ क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं उस प्रोडक्ट की, और कुछ लोग कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं। जो कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉस्ट क्वालिटी दोनों को देखते हैं, वो और ज़रा टफ हो जाता है कि क्वालिटी भी मिले और कॉस्ट भी जो है वो अपनी मेयार के मुताबिक, अपने रेंज के मुताबिक हो। तो ये ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में अगर एक प्रोडक्ट जो है, क्योंकि प्रोडक्ट टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल, हम सॉफ्टवेयर की बात करें विच इज़ इनटेंजिबल इन नेचर, तो उसके भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरह प्रोडक्ट जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मल्टीमीडिया, एसी, स्प्लिट, लाइट्स, फैन, और ये बिल्डिंग की जो एक्सेसरीज हैं, और ये जिस तरह बनाने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, इनके भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हर तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और आप क्वालिटी अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न क्या होगा? उसका रिटर्न ये होगा कि आपकी सक्सेस ज़्यादा होगी, आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो मैं पहले जनरल ज़रा समझा दूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि प्रोडक्ट किस किस तरह की होती है। मैंने कहा कि प्रोडक्ट टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी। तो टेंजिबल प्रोडक्ट जो है उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड डिफरेंट हैं। आईएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों तरीकों से उसका नाम लिया जाता है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों तरीकों से उसका नाम लिया जाता है आईएसओ। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के उसकी प्रोडक्ट की कॉम्पिटेंसी को असेस करती है, उसको वैल्यूएट करती है कि प्रोडक्ट में कितना दमखम है, प्रोडक्ट कितनी किस लेवल की है, यानी क्वालिटी की है या नहीं है। तो अल्टीमेटली जो अगर फ्लॉज हैं तो वो बताती है, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें तो क्वालिटी का आपको एक स्टैंडर्ड वो एक दे देती है आपको कि योर प्रोडक्ट इज़ अ क्वालिटी स्टैंडर्ड, और उसको फुलफिल कर रहा है। और ये नहीं है कि लाइफ टाइम आपको क्वालिटी का स्टैंडर्ड मिल जाता है, आप उसको विद इन अ ईयर जो भी उन्होंने टाइम दिया, 6 मंथ, ईयर है, उसके बाद फिर दोबारा आपको अचीव करनी पड़ती है। तो जो प्रोडक्ट जो है दो तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल जो प्रोडक्ट है उसके आईएसओ के स्टैंडर्ड हैं। आईएसओ 9000 एक सीरीज है, 9000-1 और 2, 9000-1 और 9000-2, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो अगर आप जनरल प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स अगर पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स नेट पे सर्च करें, सामने अवेलेबल आ जाएंगे, उसके प्रोसेस स्टेप्स आ जाएंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, मन ऑन फॉलो किए, तो यू विल डेफिनेटली अचीव प्रोडक्ट सक्सेस। बट अगर आप कोई गाइडलाइंस या टिप्स या बेनिफिशियल पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई टिप्स चीज़ें बना ली हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि वो आप क्वालिटी का स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं। बट जो स्टैंडर्ड है अगर आपने फॉलो करना है और आपने अचीव करना है, ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं जो आईएसओ का स्टैंडर्ड उनकी प्रोडक्ट का नहीं अचीव है, बट वो काम कर रही है, उनका नाम है। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी आईएसओ का स्टैंडर्ड भी है, जिन्होंने सीएम लेवल भी अचीव किया, और वो टॉप ऑफ द लाइन है, उसका रेवेन्यू, उनकी गुडविल
और उनकी मार्केट, उनका जो रेवेन्यू मीन्स वो पैसा जो कमा रही है वो सबके सामने है और वो दुनिया की भी है। अब आईएसओ की जो डेफिनेशन है वो क्वालिटी के हवाले से क्या है और क्वालिटी वो क्या क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करती है। द टोटलिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट बेयर इट्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्टेटेड नीड्स। क्वालिटी को यही कह रही है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शंस हैं, जो भी आप उसमें दिखाना चाह रहे हैं, और यूजर जो भी है, जो भी उसको यूज करने वाला है और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा या ये फीचर इस तरह बिहेव करेगा और वो उसी तरह ही एक्सप्रेस करता है और वो फुलफिल करता है, तो वो क्वालिटी है। अदर एक्सपर्ट्स जो है वो क्वालिटी को क्या एक्सप्रेस करते हैं, कन्फर्मर्स टू द रिक्वायरमेंट। ये एक इसकी पेट डेफिनेशन है कि कन्फर्मर्स टू द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट्स को, अगर आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो इट मीन्स के यू हैव डन अ क्वालिटी वर्क। बट मेरा तजाद है, मैं इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करता, टोटली एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी की डेफिनेशन ये सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ने दी होगी भाई, अगर वो एक्सपर्ट है तो हम भी किसी से कम नहीं है। मैं कहता हूं कि क्वालिटी की डेफिनेशन ये सफिशिएंट नहीं है। मैं कहता हूं कि सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देना ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ये भी है कि आपने काम किस लेवल का किया है। आपने अगर सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर की बात कर देते हैं, हम जनरल हमारा किसी और प्रोडक्ट से, ये आप टीवी में ऐड देखते हैं, आईएसओ स्टील, मुगल स्टील गार्डर, आईएसओ सर्टिफाइड क्वालिफाइड, सब तो वधिया, सब तो आला, ये बिली मार्ग अगरबत्ती बनाने वाले, जीएफसी प्रवास पंखे बनाने वाले, आईएसओ सर्टिफाइड। अब एड्स आए दिन सुनते रहते हैं और कहते हैं आईएसओ सर्टिफाइड, ठप्पा लगता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का। तो उनकी भी सर्टिफिकेशन है, उनके भी प्रोसेसेस है, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो करेंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट बना रही है उसको फॉलो करेगी। और आईएसओ से वेरीफाइड एक इदारा है जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को असेस और वैल्यूएट करता है और वो सर्टिफिकेशन अचीव देता है। अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली उसका फायदा या नुकसान तो नहीं है, उसका बहुत फायदा है। तो कन्फर्मर्स टू द रिक्वायरमेंट कह रहे हैं। और दूसरा कोई लोग कह रहे हैं फिटनेस फॉर यूज, मींस के प्रोडक्ट कैन यूज दैट इट वाज इंटेंडेड। जिस तरह वो प्रोडक्ट वो यूज करने के लिए बनाया गया था या जो उसमें फीचर्स थे, जो उनका मकसद था, वो क्या उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। और फॉर एग्जांपल आप देखें कि चेयर है जो कंप्यूटर यूज करने की, कंप्यूटर टेबल की चेयर एक होती है, वो अब डिफरेंट चेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, नॉर्मल भी। उसका चेयर का पर्पस सिटिंग ही होता है, बट डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ चेयर आ जाती हैं। और अगर हम एर्गोनॉमिकली बात करें, ऐसी चेयर जो हेल्थ हैजर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो और यूजर को कंफर्ट प्रोवाइड करे और यूजर उस पर बेटर आउटपुट और परफॉर्मेंस दे सके। उसमें नेक सपोर्ट हो, उसमें आर्म रेस्ट हो, उसमें फुट रेस्ट हो, उसमें साइज की एडजस्टेबल ऊपर नीचे पोजीशनिंग हो, बेशुमार कंफर्ट लेवल हो और यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। अब जब हम जिस तरह हम काम करते हैं घरों में, लैपटॉप पे, टेबलों पे, बेडों पे लेट के, अगर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है, प्रॉपर एक जगह नहीं है जहाँ पर हमने काम करने का एनवायरमेंट बनाया, तो आपका काम करने का दिल नहीं करेगा। ये एर्गोनॉमिकली एक एर्गोनॉमिक्स चैप्टर है, लाइक 7th सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन भी है। और जो आपकी एक और टीचर है मैडम राविश भट्ट, वो भी मेरी पुरानी स्टूडेंट रही हैं, वो भी एक इस कोर्स को पढ़ा रही हैं। और मेरा रिसर्च एरिया भी यही है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एर्गोनॉमिकली अगर हम उन फैक्टर्स पे ध्यान ना दें, लाइटनिंग पे, नॉइज पे, टेम्परेचर पे और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, तो ऑब्जेक्ट मींस कि जिस तरह हम बैठ रहे हैं, जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, जिस तरह हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह हम काम कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा होता है। तो वो थोड़ी देर के बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है कि काम छोड़ दो। तो काम करने का पोस्चर तरीकाकार है, और अगर आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो तभी हम लोगों का दिल नहीं लगता। मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ कि जब काम करना है तो काम करें, खेल के वक्त खेल, काम के वक्त काम। खेल बेशक पूरा दिन खेलते रहे, मगर काम या एंजॉय करें, एक्टिविटीज करें, मगर जब काम करें तो उसको सिंसेरिटी से और नेक नीति से करें और डेडिकेशन से करें। लेट से आपको तो लगता है कि लेक्चर ले रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करता हूँ कि हमारे ज़ाहिर बात है एक्रेडिटेशन भी होने वाली है, और हमारे डिपार्टमेंट में कमेटी भी है जो टीचर्स के कोर्सेज, लेक्चर्स, आर्टिकल, और जो क्या वो क्विज ले रहे हैं, असाइनमेंट्स क्या ले रहे हैं, और जो एलएमएस पे क्या काम करा रहे हैं, वो सारा उनको एक्सेस है जो कमेटी है। तो मेरी बड़ी अप्रिसिएशन की है कोऑर्डिनेटर ने, और डेफिनेटली वो एचओडी को भी के थ्रू उनके, उन्होंने कमेंट्स पास किए, और
बहुत। तो आपको सिर्फ नजर आता है कि सर की 12:30 क्लास थी, 12:25 पे सर ने ज्वाइन किया और 2:15 सर ने एंड कर लिया, बस सर का काम सारा। तो सर जो है ना डेली लेक्चर के अलावा 4-4 5-5 घंटे 4-4 5-5 घंटे अपने एक्टिविटीज LMS पे सेट करना, आर्टिफैक्ट लगना, क्विज सेट करना, किसी और क्लास के आर्टिफैक्ट डेडलाइन डालना, ये सारी चीज़ें ये अपलोड करने में लगता है। तो मेरे नॉर्मल जो है 7 to 8 आवर्स लगते हैं। 7 to 8 आवर्स नॉर्मल मेरे स्पेंड हो रहे हैं पढ़ाने के साथ साथ। अगर 3 घंटे की मेरी क्लासेस है, 2 लेक्चर है मेरे, तो 3 घंटे मुझे जो है 3 से 4 घंटे मुझे LMS पे काम और एक्टिविटी, फॉर्म फिलिंग, अपडेशन, कोई डेडलाइन, कोई क्यूरीज, ये सारों पे काम मुझे करना पड़ा। उसके अलावा मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और जो 7 सेमेस्टर के हैं, कुछ 8 सेमेस्टर के हैं, कुछ जो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो कितना काम है। तो अगर हम 7 से 8 घंटा डेली दे रहे हैं तो आप क्लासेस ले लेते हैं, या कुछ लोग तो क्लासेस की भी तौफीक नहीं होती, लेक्चर भी पता नहीं सुनते हैं, तो कम से कम आप काम तो परफॉर्म करें, एक्टिविटीज तो परफॉर्म करें, या लेक्चर ही दिल जमी से सुने। ये काम भी आप नहीं करते तो फिर क्या परफॉर्मेंस। तो टीचर जो हमेशा अच्छे टीचर वो कहते हैं हम आपसे 10 गुना या आपसे ज़्यादा डबल एफर्ट करें। तो डेफिनेटली अगर आप 3 क्लासें 2 क्लासें आपकी हैं तो हम आपसे डबल काम कर रहे हैं। अगर आप 4 घंटे लगा रहे हैं, हम 7 घंटे 8 घंटे लगा रहे हैं। अगर आप 2 क्लासें दिन में 3 घंटे की हैं तो हम 6 घंटे लगा रहे हैं काम एफर्ट। तो अगर ये लेक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि सेशन एंड हो जाता है अगर इसका, तो दूसरा सेशन हम फिर ज्वाइन कर लेंगे। आई होप कि रिकॉर्डिंग भी अच्छा सा चालू है, तो एफर्ट किया करें। तो जो मैं कह रहा था कि मेरे नज़रिए में क्वालिटी की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, आपने क्वालिटी का काम किया। लेट्स हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो आपने क्या प्रोसेस मॉडल्स की बात कर, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस मॉडल भी आ जाते हैं। आपने प्रोसेस मॉडल्स क्या चूज़ किए, वो किस लेवल का प्रोसेस मॉडल आपने चूज़ किया, क्या आपने प्रॉपरली फॉलो किया, आपने काम करने के क्या प्रोसेस बनाए, क्या आपने उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड किया कि प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट आपने चेंज रिक्वेस्ट कैसे की है, काम करने के तरीक़ेकार है, मीटिंग कैसे कर रहे हैं, चेंज की क्या रिक्वेस्ट है, एंड सो ऑन। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, डेवलपमेंट का क्या मॉडल आपने फॉलो किया, टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग को आपने सिर्फ ज़ुबानी कलामी कर रहे हैं या टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, टेस्टिंग की स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की हुई है, आर्काइव लॉग्स बनाई हुई है। ये सारे काम स्टैंडर्ड्स के तौर पे आते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि कोडिंग सिर्फ कर दी और आपने सक्सेसफुली कर दिया। भाई वो जो डिलीवर करना है टिल क्लाइंट्स तक, वो जिस फेजेस से गुजर रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट और क्लासिक तरीके से काम करना है। तो मेरे नज़रिए में, और हम इसको स्टार्ट भी कर दें। जी, हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी की, तो मैंने इस तरह समझाया कि क्वालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने, क्लाइंट ने कहा जी मुझे 2 + 2 कर दो, ऐड कर दो, सर्च कर दो, आपने दे दी। वो जो आपने 2 + 2 किया है उस तक पहुंचने तक आपने डिज़ाइन भी किया होगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई होगी, आपने कौन से प्रोसेस मॉडल किए, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिसेस आपने अप्लाई की, कैसे की, और आपने क्या डेवलपमेंट टूल यूज़ किए, कोडिंग किस लेवल की, आपने टेस्टिंग की होगी, टेस्टिंग को डॉक्यूमेंट किया होगा, टेस्ट केसेस और टेस्ट रिपोर्ट बनाई होगी। वो सारी चीज़ें क्वालिटी के ज़ुमरे में आती हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 3 मेजर प्रोसेस हैं। वन इज क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये अमूमन आप लाइफ में सुनते रहते हैं, यार क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। जिस तरह अमूमन आप नॉर्मल डेली लाइफ में मीडिया में सुनते रहते हैं, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम में निज़ाम नहीं है, निज़ाम नहीं है। तो मैंने सिस्टम की डेफिनेशन ही बताई थी कि जब लोग, डेटा, प्रोसीजर्स, ये 3 चीज़ें जो उसमें लोग काम करने वाले हैं, जो कुछ कवानीन के तहत, और जो उसमें डाटा जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो निज़ाम नहीं है, निज़ाम नहीं, लोग तो चलो मिल जाएंगे, वो जो प्रोसीजर्स है ना वो नहीं बनेंगे, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो वैलिडेटेड नहीं है, जिसको लेके लोगों ने चलना है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आती है। व्हेन पीपल, when data, procedures and information system work together to achieve a common goal, and that information which is being generated from that system is being used for decision making, that is called as an information system. So this is the proper definition of information system, which whether it is employee management system, HR system, payroll, inventory and blah blah blah. तो एक सिस्टम ने इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस करनी है उसको एक मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है। रिपोर्ट्स तो निकल गई मगर उसकी बेस पर डिसीजन ही नहीं हो सका, ये क्या है? ठीक है, तो ये चीज़ लेट से ख्याल करनी है कि ये क्या हो रहा है। तो 3 चीज़ें आती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर: क्वालिटी प्लान करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना और क्वालिटी को कंट्रोल करना।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी प्लानिंग में कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के जो आपने फॉलो करने हैं। आप ये देखना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के तहत हमारे कौन कौन से क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम उस कौन कौन से हैं, हम इसको फिर कैसे और किस 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 चीज़ को फिर हमने कैसे फॉलो कराना है। क्वालिटी एश्योरेंस में देखना है कि जो हमने क्वालिटी के जो प्रोसेसेस थे या जो स्टेप्स थे वो हम फॉलो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसको मेक श्योर करना है, उसको इसको वेरीफाई करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस में कि हम वो क्वालिटी की चीज़ें कर रहे हो। क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम चीज़ उसको नहीं कर पा रहे होते और उसको हमने फिर कमी बेशी को ठीक करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये वही बात है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सिनेरियो हमारे प्रोसेस मॉडल्स क्या क्या हम यूज़ करें, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल है, बट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम नेचर और हम कौन से क्वालिटी के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मॉडर्न जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके अंदर 3 बातें आ जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, वो कहती है कि रिक्वायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने क्वालिटी का काम करना है, क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो क्लाइंट आपको हमेशा ये कस्टमर ओनर आपको ये कहता है, ये एम्प्लॉयर आपको ये कहता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप कहीं शॉप पे भी जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप पे, वहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पर आपको सेल्समैन या सेल्स रेप नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन ये होती है कि कस्टमर से पोलाइटली बात करनी है, वो सारी चीज़ें। जी काइंडली माइक्स डिसेबल कर दें, कुछ स्टूडेंट्स के माइक्स ऑन हैं, गलती से बाज़ औक़ात वो रह जाते हैं, तो वो अपने माइक्स को टर्न ऑफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। जी मोमिना, आपका भी माइक ऑन है। मोमिना लेक्चर सुन रही हैं आप? हेलो, ये लगता है इन्होंने कनेक्ट करके खाने पीने चली गई। जी मोमिना, ये भी बड़ा अच्छा एक तरीका है अब देखने के लिए कि स्टूडेंट को टीचर चेक करे कि कौन कौन से स्टूडेंट बास का होता है, सो कनेक्ट करके चुप करके साइड पे हो जाते हैं, चाय पानी पी रहे होते हैं। मोमिना, मोमिना की कोई आवाज़ नहीं आ रही, माइक भी ऑन है, मोमिना साहिबा है ही नहीं। जी ज़रा अली अहमद, मैं ज़रा देखता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट लेक्चर भी सुन रहे हैं, ज़रा आवाज़ सुनाए। अली अहमद सुन रहे? जी ठीक है। अली सुन रहा हूँ। यस सर, मैं भी सुन अमरीन रहा हूँ। राजपूत, अमीर हमजा। यस सर। यस सर। ये नाम ऊपर नीचे और सब्र करो, और मुझे भाई अब मैं नाम बोलूंगा तो आवाज़ आएगी ना। अमरीन राजपूत। यस सर, प्रेजेंट। जी दुरे नायाब। यस सर। हमीदा खालिद। हमीदा खालिद भी सोई हुई है। वकार है, जरा नोट करते जाओ ना जरा, मोमिना का भी और हमीदा खालिद। मोमिना, मोमिना है? यस सर। यस सर। हाँ जी, ये किसकी आवाज़ है? मेरी मोमना की। हाँ, तो तुम अभी 5 मिनट पहले सोई हुई थी? नहीं नहीं, वो पानी पीने गई थी, पर वो बाकी सारा लेक्चर सुन रही थी। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त काउंट होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑन करके गायब हो जाते हैं, वो अपनी और भी मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ तरह। जी हमीदा खालिद होगी। हसन जिया प्रेजेंट सर। गुड, अच्छा जी। यार ये शफलिंग हो जाती है नामों में, एकदम मैं नाम जो लेता हूँ एकदम वो चेंज होता है। लाइबा तहरीन प्रेजेंट सर। जल्दी जल्दी जल्दी। एम हसनैन जल्दी जल्दी, शाबाश। यस सर। मिसबा आफ्ताब प्रेजेंट। जल्दी जल्दी। मोहम्मद खलील, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद खलील, अरे अब यस प्रेजेंट मोहम्मद हमजा सर। जी मोहम्मद खलील, मोहम्मद हमजा भी हो गए, ठीक है। मोहम्मद नवीद खान प्रेजेंट सर। सजावा लेट एक्सम प्रेजेंट सर। उस्मान है, मोहम्मद उस्मान अहमद। मोहम्मद उस्मान अहमद सर। प्रेजेंट। सुती आवाज, सुती उस उस्मान सोया हुआ था? नहीं सर, अभी खाना खा रहा था, अभी आया हूँ क्लास। तेरी खैर, खाना खा रहा था। ये देख लो भाई सारे स्टूडेंट, उस्ताद जो है ना ये सही पिक करता है, पॉइंट करता है कि आधी इमाम खा रही है, आधी सुती है, आधी नाच रही है। शाबाश है जी, छा गए हो उस्मान भाई। उस्मान, अच्छा जी। मोहम्मद जाहिद। यस सर। यस सर। और जाहिद जो है ना, आपने इसको टाइटल देना है पसौड़ी मेकर। जब लेक्चर खत्म होता है, जाहिद सर एक सवाल है सर, एक क्वेश्चन है सर, इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। अच्छा जी, जाहिद के बाद आ गई कौन सी पार्टी है, किधर रह गए? जाहिद गायब ही हो गया। नवीद खान हो गए? हो गए।
सुहेल, जल्दी करिए भैया। सुहेल, प्रेजेंट सर। सोमिया गफ्फार, ये देखा ना, ये फनकार। अच्छा शुक्र है आ गई, नहीं तो लड़ाई करना शुरू कर देनी है। मोहम्मद तला शाह, सैयद मोहम्मद तला शाह। ये क्या हो रहा है? क्या क्या बात है, ये पाइप के अंदर से तुम्हारी आवाज आ रही है। पाइप के अंदर से आवाज आ रही है। सैयद कासिम अली शाह, ये तो बेचारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है। हो जिंदाबाद, ये होता है ये। यस सर। सैयद सना काजमी। यस सर। और सैयद सना काजमी होगी, और किधर क्या नाम, तहसीन ज़ेब। यस सर। और उरूज साबिर। प्रेजेंट सर। उसामा बिन हसन। यस सर। यस है। उसामा बिन हसन। वकार अहमद। यस सर। चलो यार ये बात सुनो, ये मुझे बताओ कि वकार और कासिम, ये मैं सबके व्यू भी देख सकता हूँ? ये मैं सिर्फ देख सकता हूँ या सब एक दूसरे को देख सकते हैं अगर मैं कैमरा खुलवाऊं? सबकी शक्लें तो देखूं मैं कहाँ सर सब ऑप्शन सब देख सकते हैं। जब भी कोई अपना कैमरा ऑन करेगा तो सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो देख सकेंगे उसे। अच्छा, फिर तो नहीं तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ होस्ट जो है वो देख सके और कोई ना देख सके? होगी कोई ना कोई ऑप्शन तो होगी यार। सर अभी तक मैंने जो सेटिंग्स देखी उसमें मुझे तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आई कि यार जो होस्ट है वो सिर्फ देख सके, बाकी सारी क्यों? जैसा चैट विद एवरीवन है, चैट विद होस्ट है, चैट विद नो वन है, ये हो सकता है। जरा टेक्निकली किया जिसमें एक दो स्टूडेंट जो है वो पानी शानी पीने गए थे, एक स्टूडेंट जो है वो भारी आवाज में कह रहा था सर मैं खाना खा रहा हूँ, वाह जी वाह, खाना भी साथ चल रहा है। अच्छा जी, मौसम बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे मौसम इस तरह खुशगवार रहे, और दिल का मौसम कहते हैं अच्छा होना चाहिए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ कह रही है? वो कह रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी कोई शॉप है, आपका मेट्रो स्टोर है, आपका बिजनेस है, या आप किसी मोबाइल कंपनी फ्रेंचाइज ऑफिस में या किसी बिजनेस सेक्टर में जाते हैं, तो सबको सिखाया यह गया है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई का मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर के अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करना है, टैकल करना है, क्लाइंट जाने नहीं देना, यानी खोना नहीं आपने क्लाइंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं तो ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डेवलप कर दी है तो पैसे ले लिए और क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया और उसको भूल गए। वो कस्टमर आपके साथ रहता है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करके रखते हैं, और हर साल आप उसको कोई अगर वो अपडेशन मांगता है तो आप उससे उसके चार्जेस आपने फिक्स किए होते हैं, वो सारी चीज़ें। और कस्टमर अगर अच्छा बन जाता है क्लाइंट, तो वो आपको 10 बंदे और भी ला के देता है, फॉरवर्ड करता है। तो हमेशा कस्टमर क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर है प्रेफर प्रिवेंशन टू इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वो एक जिस तरह एक मुहावरा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि जो अगर आप अपने स्टेप्स, अपने प्रोसेसेस, अपने ये सारी चीज़ें जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको प्रॉपर्ली तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिटी अचीव करेंगे। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और सीधा आपके यार क्या बनाए, कैसे बनाए, तो सिस्टम के आगे ऐसा नहीं होता भाई। आपको सब चीज़ें अच्छे और टीचर्स ने पढ़ाई हैं, डेटाबेस वालों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाई होगी, एल्गोरिथम वालों ने एल्गो स्ट्रेटेजिंग, प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करना, प्रॉब्लम को टैकल करना, एनालाइज करना सिखाया होगा, सूडो कोड सिखाया होगा, एल्गोरिथम बनाना सिखाया होगा। जो प्रोग्रामिंग के उन्होंने आपको बताया होगा एंटायर या कोडिंग कैसे करने। जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उन्होंने मॉडल्स अप्लाई करना या एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया होगा। जो यूएमएल के जो टीचर हैं, जो ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिजाइन का कोर्स पढ़ा, उन्होंने कैसे एक प्रोजेक्ट को एनालाइज डिजाइन कैसे करना यूएमएल अप्रोच फॉलो करते हुए, एंड सो ऑन। तो आपको हर टीचर ने अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हुई है कि आप बैठ जाएं कि यार करना क्या है, कैसे करें, हमें पता नहीं है। तो ये वो जिसको मैं कहता हूँ ना, ये बोंगो वाले क्वेश्चन है, ये बेवकूफ़ाना जो है ना वो इकदाम है, और ये गूफ स्टाइल है, ये डफर स्टाइल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको सब जो चीज़ें कराई गई हैं, आपको हर चीज़ याद नहीं होती, बट आपके पास नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने टीचरों ने कराए हैं, वो अच्छी गाइडलाइंस आपके सामने होती है, उनको मद्देनजर रखते हुए आप फिर प्लान बनाते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कैसे मैनेज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है, इसका क्या मफहूम होता है, किस तरह बनाते हैं, अभी आप ये सीख रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, टीम को कैसे लेके चलना है, कैसे इश्यूज करना है। तो आप मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मैं शुरू में एज अ टीम मेंबर भी काम करता था, अपना रोल प्ले करता था। किसी में डिज़ाइनिंग किया, किसी में मैंने रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज़ को, रिक्वायरमेंट्स को समझा, किसी में मैंने कोडिंग का पार्ट किया। फिर आस्ता आस्ता मैं खुद टीम लीड बनना शुरू हो गया। तो जो बंदा एट द एंड तक
हर किसी में टीम लीडिंग की एबिलिटी नहीं होती, तो टीम लीडिंग एबिलिटी स्किल्स भी होती हैं के अंदर, खुदादाद भी होती है, कुछ मैन्यूवर करके सीख के टिप्स एंड ट्रेड करके हासिल भी की जाती है। तो आपने ये सीखना होता है। तो प्रिवेंशन को करें ताकि जो है वो आप अगर क्वालिटी की वो चीज़ें नहीं पूरी होती फिर आपको दोबारा इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ है, कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं हो रहा, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, वो लंबी फटीक पड़ जाती है। रिकग्नाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। एक बड़ी ये चीज़ है कि अगर टॉप क्वालिटी, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट ना हो, टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी कॉन्शियस ना हो प्रोडक्ट की, तो फिर आप जितनी मेहनत भी करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट है फॉर क्वालिटी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव करनी है और क्वालिटी कॉन्शियस की तरफ जाना है, तो वो फिर फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कुछ आपके सामने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपर्ट्स भी हैं। ये डेमिंग, जुरान, क्रॉस बाय शिकवा और फिम्बैम, इन लोगों ने बड़ा काम किया क्वालिटी के हवाले से। ये क्वालिटी के कुछ एक्सपर्ट्स हैं। और ये डेमिंग जो है इसने जापान को रीबिल्डिंग करने के लिए, जापान जब सुपर पावर तो नहीं है, वन ऑफ द पावर है, पावरफुल है और इंडिपेंडेंट स्टेट एक है और उसकी भी अपनी एक सह है। तो उसके लिए उसने 14 पॉइंट्स रीबिल्डिंग ऑफ जापान उसने प्रेजेंट किए थे। फिर जुरान है, इसने क्वालिटी के एक हैंडबुक प्रेजेंट की थी, 10 स्टेप्स टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसने कोई स्टेप्स बताए थे कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, क्वालिटी अगर आपने अचीव करनी है, क्वालिटी आपने अप्लाई करनी है, क्वालिटी के अंदर आपने सक्सेस हासिल करनी है प्रोडक्ट की, तो क्या स्टेप्स हैं। अब देखिए कायदे-ए-आज़म के भी 14 निकात थे, 14 निकात प्रेजेंट किए, 14 पॉइंट्स और उसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब वो कितने पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो कर पाए हैं और कितने अचीव कर पाए, कितने नहीं कर पाए। तो दो कौमी नजरिया तो अभी तक हम वो नहीं फॉलो कर पाए, और ये हम तो चलो समझ पाए हैं, मगर दूसरे जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनको वो एग्री हो रहे हैं और वो तमाम लोग कह रहे हैं वाकई जो कायदे-ए-आज़म ने जो एक ख्वाब देखा था, दो कौमी नजरिया और दो डेफिनेटली हम डिफरेंट, हम रियासतें हैं और हमारे अंदर मज़ाहिब भी डिफरेंट हैं, हमारे रस्म व रवाज भी डिफरेंट है, हमारे नज़रिया सोच भी डिफरेंट है। मगर हालांकि जबकि वहाँ जब पार्टीशन से पहले लोग थे वो कहते हैं नहीं ये सब कोई एक तरफ है। तो जो हमारे रीत व रवायत आज भी वो फॉलो कर रहे हैं, जो है कोई रस्में होती हैं, शादी ब्याह तकरीबात, खुशी गमी में, वो ज़्यादातर हिंदुस्ताना ये कहते हैं हिंदुओं रस्म रवाज है, वहाँ से चली आ रही है। और वो चीज़ें कहाँ ऐसी चीज़ें होती है कि ये चावल फेंको और ये फेंको, लेट से मिसाल दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, वो तो बेअदबी हो रही होती है। ये तो हिंदुओं की रस्म है, आप उठा के रिस्क की बेहरमती करके पीछे फेंक रहे, ये क्या तरीका है। और आप लेट से कुरान भी सर पे रख रहे हैं। कुरान सर पे रखने वाली चीज़ नहीं होती। अगर एक बेटी या लड़की या जो वो कहते हैं उसकी वो बारात जा रही होती है, तो ये हमने देखना है कि हमारी क्या है। इसलिए कि हम पढ़ते नहीं है, इसलिए कि हम मज़हब को नहीं फॉलो करते, इसलिए कि हमें पता ही नहीं है, ना हमें बताया गया। अगर बताया गया बुजुर्गों की तरफ से तो फिर आप फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने देखना है कि हमारे अंदर हमारे मज़हब में क्या चीज़ें, ये कहाँ की चीज़ है। इस तरह की जो आप रस्में देखते हैं, ये जितने मॉर्निंग शोज लगते हैं और आप में समझ रहे हैं कि रस्म और रवाज की बातें करते हैं, कहाँ इनमें से 90% हमारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जनाब ये हो रहा है, डिफरेंट रस्में हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें, ऐसी फजूल रस्मात है, ये ना हमारी हैं ना हमारे रीति रिवाज की है, ये वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके हम लाए हैं। तो हमारा तो मज़हब सादगी का मज़हब है और एक कहते हैं कि म्याना रवि लेके, एक फंदा पेशानी लेके, एक बैलेंस करके लाइफ को लेके चलने के अपने रस्म व रवाज के। तो बस ये देखना चाहिए। तो जुरान ने क्वालिटी की हैंडबुक प्रोवाइड की। फिर कॉस्ट बॉय ने सजेशन दिए कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कोई मसले मसाइल को एरर ना हो, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करनी चाहिए कि ज़ीरो डिफेक्ट्स और ज़ीरो प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो उसने इसके बारे में क्रॉस बॉय ने लिखा हुआ है। और इशिकावा ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल या फिश बोन डायग्राम एक प्रेजेंट की हुई है। और फेमबर्म ने डेवलप किया है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ये डिफरेंट क्वालिटी के एक्सपर्ट है, किसी ने क्वालिटी के हैंडबुक दिया है, किसी ने जापान को रीबिल्ड करने के लिए पॉइंट्स दिए, किसी ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, ज़ीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें और कोई एरर या कोई ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ओके जी, ये एक अवार्ड था और मैल्कम बैलब्रिज अवार्ड था 1987 में हुआ। और ये अवार्ड उन कंपनीज़ को फिर दिया जाता है, ISO का अवार्ड दिया जाता है जो जिनकी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी की है। और ISO जिस तरह मैंने बताया कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन 9000 जो है वो
एक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मीट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी उसकी प्रोडक्ट है, अगर आईएसओ ने जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट किए हुए हैं कि ये पॉइंट्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टेप्स हैं, वो अगर आप फॉलो करते हैं वो नेट पे भी अवेलेबल है। स्टैंडर्ड्स की खास बात ये होती है, अगर आप लिखें आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड्स तो वो आपके पास सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा और वो दुनिया फिर उसको फॉलो करती है। तो आप आईएसओ की साइट पे जा सकते हैं, जो आईएसओ ने खुद पब्लिश किया है, बजाय कि वेबसाइट पे आप देखें। मैं आपको बताऊँ कि हर चीज़ जो वेबसाइट पे प्रेजेंट होती है वो जेन्युइन नहीं होती। आप भी खुद भी एक पेज बना के झूठी और फॉल्स स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं। जिस तरह ये ट्रम्प जो ये इलेक्शन जीता था लास्ट टाइम, ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी इन्होंने, आईटी के एक्सपर्ट यूज़ कर लिए थे, जो नेगेटिव ट्रेंड्स और नेगेटिव वेबसाइट्स पे जितनी फॉल्स स्टेटमेंट्स और फॉल्स ट्रेंड्स ऑफ उनका एक दिन इलेक्शन नहीं होता, उनके चलता रहता है। 52 स्टेट्स अगर अमेरिका में है तो डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद डिफरेंट स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो वो ट्रेंड आ रहा होता है। तो वो जो ट्रेंड था और वो दूसरी अगेंस्ट उसकी हिलरी क्लिंटन था, ये आपको पता ही होगा डेफिनेटली, या कईयों के नॉलेज में भी होगा। हिलरी क्लिंटन काफ़ी स्टेट्स में जीत भी रही थी। तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट्स की या इन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की हायर लेते हैं जो ट्रेंड्स को कैप्चर करते हैं, और ट्रेंड जो है वो मीडिया पे जितनी सोशल कम्युनिटी वेबसाइट्स है वहाँ पर डिफरेंट ट्रेंड बनाया गया और ऐसी न्यूज़ डाली गई और ऐसे झूठे फैक्ट एंड फिगर्स दिए गए कि ट्रम्प को लीड हो रहा है। और हुआ ही एट दैट ये भी हुआ कि डेफिनेटली पावर का जोर, पॉलिटिकल और मॉनेटरी पैसे का जोर लगता है, और ट्रम्प जो है उन स्टेट्स में आखिर में जीता जहाँ पर हिलरी क्लिंटन की जीत पक्की थी। तो ये भी हुआ। तो ये बड़ी चीज़ें लगाई जाती हैं और कहते हैं ना कि बोलना तो नहीं चाहिए जंग में, और मोहब्बत की तो मैं बात नहीं करता, इसके कायल नहीं है कि हर बार इख्तियार करना चाहिए, मगर जंग में होता है कि आप हर बार इख्तियार करके जो है वो जंग को जीत सकते हैं। और लेट्स से अगर आप मोहब्बत की बात करें तो मैं उसका कायल नहीं हूँ कि उसमें नेगेटिव मीन्स के थ्रू भी करें, पॉजिटिव वे से अगर आप कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स अगर आपके पास हों तो आप पॉजिटिव वे से हर चीज़ और एक उस चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है या खोट नहीं है तो वो दूसरे तक भी मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच सकता है और उसका कनेक्शन बन सकता है, और विद अफेक्शन का, ठीक है, विद लाइकलीनेस का, विद लेवल का। अब देखिए स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ भी अफेक्शन होती है, मीन्स के हज़ारों में स्टूडेंट है, मुझे लोग मतलब गरीब अपनी मिसाल में दे रहा हूँ कि लेक्चर स्टाइल या पढ़ाने का अंदाज या पर्सनालिटी या वे ऑफ टीचिंग या पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें लोग एडमायर करते हैं, उनको अफेक्शन होती है, एक मतलब उस्ताद से एक दिली लगाव होता है कईयों को, मतलब मोहब्बत के वर्ड से बेहतर एक वर्ड होता है, आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल। तो बहुत सारी चीज़ें, और डेफिनेटली एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। डेफिनेटली हर तरह के, हर लोगों के अपने जज्बे होते हैं, तो वो अपने अपने तरीके से होते हैं। कई लोग इजहार भी कर देते हैं, और डेफिनेटली लाइफ में 15-16 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, बेशुमार ऐसे वाक़यात देखने को मिले, सुनने को मिले, और बाज़-औक़ात हम उनको कहते हैं कनी खा के साइड में हो जाते हैं, बाज़-औक़ात उनको उनके जेस्चर को कदर की निगाह से, या बाज़-औक़ात आप डिफरेंट तो देखा जाता है और उसको तरीके से टैकल किया जाता है, उस्ताद भी टैकल कर लेता है। तो 9000 मैंने आपको बताया था, 9000 जो -3 है वो आईएसओ का एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने सॉफ्टवेयर के क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स अगर आपने देखने हैं तो इंशाल्लाह ये जो असाइनमेंट लिखी हुई है नेक्स्ट क्लास में कोई मैं टास्क दे दूंगा, वो नेक्स्ट वीक आप सबमिट करा लेंगे। मगर कल की क्लास में अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट उसकी डेफिनेशन लिख दें, इसी तरह टर्म्स लिख दें, और फार्मूला लिख के एक छोटी सी एग्जाम्पल बना के, ये नहीं है कि नेट की कॉपी पकड़ा आपने छाप दिया, तो थोड़ा सा देख लें, आधा घंटा पढ़ लें, उसको देख लें, ये वैल्यू क्या है, क्या एग्जाम्पल है, उसको समझ लें, तो वो आपको ईजिली समझ भी आ सकती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं स्टेजेस को, और क्वालिटी। जी ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली मोमिना आपका माइक ऑन है, मैंने पहले भी कहा था माइक को बंद करें काइंडली, वो फिर नॉइज़ और डिस्टॉर्शन आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। एक और स्टूडेंट का भी था, उन्होंने माइक ऑफ कर दिया। क्वालिटी प्लानिंग क्या चीज़ है? 3 स्टेजेस थी, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्लान ही है। आप प्रोजेक्ट प्लान कर लें, आप टीम की प्लानिंग कर लें, आप प्रोजेक्ट के अंदर जो स्कोप है, वर्क है, उसकी प्लानिंग कर लें, आप बजट प्लानिंग ही अगर नहीं है तो आगे एग्जीक्यूशन तो होगी नहीं। कंट्रोल तो दूर की बात है, एग्जीक्यूशन नहीं होगी।
कई लोगों की प्लानिंग अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन नहीं करने आती। कई लोगों की एग्जीक्यूशन अच्छी है मगर प्लान नहीं कर पाते। कई लोगों की प्लानिंग एग्जीक्यूशन अच्छी है मगर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें एक मैनेजर में होनी चाहिए, एबिलिटी, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट। उस्ताद के अंदर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उस्ताद की उस्तादी का पता ही तब चलता है कि वो पढ़ाता कैसे है, क्लास को कंट्रोल कैसे करता है, टॉपिक्स को लेके कैसे चलता है, काम कैसे करवाता है, काम कैसे निकलवाता है, स्टूडेंट्स को शाइन कैसे करता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये आपकी क्लास अगर कोविड ना होता और आप हम यूनिवर्सिटी में क्लास पढ़ रहे होते तो मैंने आपको जो है ना मैनेजरियल लुक भी देनी होती, यानी आपकी ड्रेसिंग जो है वो सूटेड तो ना होती मगर आपकी ड्रेस पैंट शर्ट लाजमी होती। और कई में हम टाई वगैरह के साथ रखते हैं और फीमेल की ड्रेसिंग भी ऐसी होती है। फिर कईयों में मैं फिर प्रेजेंटेशंस करवा रहा होता कि मैं कुछ केस स्टडीज देता कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेलियर हुए, वो एट द एंड में फिर भी वो टास्क दे सकता हूँ डेफिनेटली, सो दैट आपसे अच्छा सा काम निकलवाया जा सके। तो आप उसको प्रेजेंट करते। तो कुछ चीज़ें मैंने फिर वो रखी हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। तो ताकि थोड़ा सा आप में पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एबिलिटी, मैनेजरियल लुक, स्टाइल में भी वो एक फील आ जाती है, तो वो भी होता। बट अनफॉर्चुनेटली जितना कुछ हमारे बस में था ये करवा रहे। तो क्वालिटी प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि important design equality and communicate important factors that directly contribute to meeting the customer requirements। जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, लेट्स से कौन से क्वालिटी के कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं कि जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम ये कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, वो देखने हैं। फिर क्वालिटी के मैंने आपको बात की थी, कौन से क्वालिटी के प्रोसेसेस हैं उन चीज़ों को भी देखने हैं कि कौन से लाइक क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने कोडिंग को देखना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के कोई स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन के स्टैंडर्ड हैं, आपने जो लेआउट इंटरफेस बनाए थे उसके कोई स्टैंडर्ड्स हैं। गाइडलाइन स्टाइल शीट्स अलग होती है मगर स्टैंडर्ड्स एक अलग होते हैं, लेआउट्स वगैरह के भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो क्या स्टैंडर्ड्स हैं, फिर और क्या, ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा देखना होता है। और फिर ये देखना होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमने ध्यान देना है। अगर हम इन पे ध्यान ना दें तो ये हमारी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो टीम सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है और मैनेजर ने जो टीम मेंबर है वो बड़े इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करने हैं। इसलिए मैं आपको कहता था कि अपनी जो टीम मेंबर हैं, जब मैंने ऊज भी पढ़ाया, सी भी पढ़ाया, कि आप अपना टीम मेंबर बड़े ध्यान सेलेक्ट करें, टीम लीडर, ग्रुप लीडर अच्छी तरह सेलेक्ट करें। तो ये जो ग्रुप लीडर है ये तो हायर एग्जीक्यूटिव लोग ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैनेजमेंट एबिलिटी होती है, टीम को लेकर चलने की होती है, लेवल होता है, इसलिए वो लीडर बनता है। तो जो अगर उसको एक ग्रुप लीडर को टास्क दी गई है तो उसने अगर टीम को सेलेक्ट करना है अमंग द वेरियस एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन तो उसने बड़े सोच समझ के देखना होता है कि कौन से मेंबर हैं, किनकी क्या स्किल है, उसको पता होना चाहिए। फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर उसने ध्यान देना है जो कि आउटकम ऑफ द प्रोसेस पे अफेक्ट कर सकता है, फंक्शनैलिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट पे। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या चीज़ आ जाती है, इंक्लूड्स द एक्टिविटी रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग द रिलेवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर अ प्रोजेक्ट। अब हमने बेसिकली क्वालिटी में प्लानिंग में ये कहा कि ये हम एक प्रोसेस है इसको फॉलो कराएंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस में मेक श्योर करना है कि जो वो हमने स्टैंडर्ड्स ये दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कि वो अप्लाई भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हमेशा ये क्वालिटी एश्योरेंस में देखना है कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसी की जाए। एक टॉपिक आएगा, स्लाइड एक आएगी, इसमें टॉपिक तो नहीं, एक स्लाइड आएगा, CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया होगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाई, बकार आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई थी? तो सर वो मैडम महविश थी विजिटर, उन्होंने पढ़ाई थी। ये टॉपिक पढ़ा था आपने, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM। एक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन के, 5 लेवल होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के, एडहॉक लेवल, ऑर्गेनाइज लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ऑप्टिमाइज लेवल, सर सिर्फ एक टच ये दिया था। IT लेवल। हाँ, सिर्फ एक टच ये दिया स्लाइड था, भी ब्रीफ टच नहीं आ रही पढ़ा है। था। अच्छा जी, ये ब्रीफ नहीं पढ़ा था, ये टच चले जो है ना, मैं भी थोड़ा सा एंड में दूंगा। ये मैच्योरिटी मॉडल आ रहे हैं, ये क्या चीज़ बताना चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स क्यों होते हैं और किस पर्पस होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेटली उसका लिंक इसके साथ भी आ रहा है कि कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो ये पॉइंट था ना कि अनदर गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी
of a process, how to improve the quality of a product. यानी सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हैं एक, उसको कैसे क्वालिटी उसमें निखार कैसे लाएंगे, डेफिनेटली उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी आउटपुट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। मगर वो जो प्रोडक्ट जो है वो जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को भी इंप्रूव करना है। मैंने आपको रफ में पढ़ाया था प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट शुरू में, कि अच्छा अगर प्रोसेस चूज करेंगे, अच्छे प्रोसेस मॉडल, अच्छे प्रोसेस को चूज करेंगे तो इट विल इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो CMM लेवल का एक जो लेवल 5 होता है, जो टॉप क्लास लेवल होता है, और IT लेवल, एक IT जो कंपनी है उसका सेम लेवल 5 जो होता है उसको ऑप्टिमाइज लेवल कहा जाता है। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी जो टॉप लेवल ऑफ द वर्ल्ड पे बैठी होती हैं उसको ऑप्टिमाइज लेवल कहा जाता है। वो हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूव कर रही होती हैं। उन्होंने ISO सर्टिफाइड भी अचीव किया होता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी ली होती है, मगर वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी कर रही है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी प्रोडक्ट कर रही है, कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेसेस को कर रही है कि कैसे बेहतर से बेहतर कर सके। वो एक बेंचमार्क सेट कर रही होती है। तो हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस में जो मेन मकसद भी ये होना चाहिए कि क्वालिटी हमने अचीव तो कर रही है, मगर कैसे हमने इम्प्रूव से इम्प्रूव करना है, हमने वो प्रोडक्ट, हमने वो प्रोसेसेस कैसे बेहतर से बेहतर अप्लाई करना है। आप समझ आइए बात? तो ये है कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस। तो बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, और बेंचमार्क का मतलब ये, अगर आप बेंचमार्क सेट कर देते हैं तो वो दुनिया फिर उसको फॉलो करती है। अगर एक बेंचमार्क आप सेट कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, और दुनिया जब उसको फॉलो करती है, कोड करती है, तो वो फिर सब उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च आप लिखते हैं और आप एक ऐसा पेपर लिखते हैं, ऐसा काम लिखते हैं, फिर जो लोग उसको साइटेशंस, आपने टर्म सुनी होगी या देखी होगी कि यार इस पेपर की साइटेशंस कितनी है। साइटेशंस का मतलब है इसको कितने लोगों ने फॉलो किया है, पढ़ा नहीं है, कितने लोग इसको अप्लाई करके इसकी कोई चीज कोड कर रहे हैं। रीडिंग एक अलग चीज होती है, साइटेशंस का मतलब होता है कि किसने उसके, लेट्स से ये पूरी स्लाइड 1 2 3 4 पॉइंट्स है क्वालिटी एश्योरेंस पे, इसमें जो सेकंड नंबर पॉइंट है, ये लोगों को बड़ा क्लिक हुआ, 10 लोगों ने इसको कोट किया और 15 लोगों ने थर्ड पॉइंट को कोट किया, तो ये साइटेशंस जितनी बढ़ती है उतनी उस पेपर की वर्थ और आर्टिकल की वर्थ बनती है। तो बेंचमार्क अगर आप सेट कर देते हैं, एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा क्वालिटी आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो दुनिया के लिए मशअल राह हो जाती है। बेंचमार्क होता है एक टारगेट, बेंचमार्क होता है एक लेवल, बेंचमार्क होता है कोई चीज़ सेट करना कि यार इस मुकाम तक मैंने पहुंचना है, इस चीज़ को अचीव करना है भाई। और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आती है। अल्टीमेटली आपने सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्रामर नहीं बनना, एक इंजीनियर एनालिस्ट भी बनना है। कैसे डिज़ाइन, कैसे डेवलप, कैसे कोड करना है, कैसे टेस्ट करना है। तो बेंचमार्क सेट करना है और आपने एक लेवल सेट करना है। और मैं कहता हूँ ना कि प्रोग्रामिंग किसी की मिरास जागीर नहीं है कि कोई इस्लामाबाद का स्टूडेंट कैपिटल में रह रहा है और माँ बाप बड़े हैं तो वो जनाब वो ही सिर्फ पढ़ सकता है। वो नहीं, आपका लगन, शौक, कंसिस्टेंसी, पैशन और आपका दिमाग, ध्यान, तो ये चीज़ें भी रख रही है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ में, देख रहे हैं कि जनाब गोले वाले का बच्चा, तंदूर वाले का बेटा, उसकी बेटी, ये बेटी जो टॉप कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। सिर्फ जहन है, सिर्फ एफर्ट है। आप पूरे दिन भी पढ़ते रहे और आपका जहन ही कुन जहन हो तो कोई फायदा नहीं है। तो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो लेजी और केयरलेस होते हैं, थोड़ी सी देर करते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया था लाइफ में कि वो बिल्कुल वेले लोग होते हैं, गूफ डफर टाइप होते हैं, वो बोंगे होते हैं। कुछ जान के बने होते हैं और कुछ बस कहते हैं बस ठीक है चले, ऐसे ही चले। कुछ जान के बने होते हैं, ठीक है, वो पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बने होते हैं, किस कॉन्फिडेंस में बने होते हैं, बस वो ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि हार्ड वर्किंग जो पर्सन होता है वो इंटेलिजेंट पर्सन की इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है अपनी हार्डशिप से। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी और पर्सन कैन बीट द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। रिमेंबर माई कोट, दिस इज माई कोट, कि एक इंटेलिजेंट जो बंदा होता है वो कम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और वो थोड़ा सा केयरलेस होता है, लेजी होता है। आप देख लें, आपको खुद पता होगा क्या आप इंटेलिजेंट हैं या आप हार्ड वर्किंग बंदे हैं। तो कुछ बाज़ों का जगह पे आपको इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क दोनों का अप्लाई करना होता है। अल्टीमेटली आपको पता होता है कि मैं आई एम इंटेलिजेंट और आई एम हार्ड पर्सन। और अल्टीमेटली कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को तीसरी कैटेगरी पता होता है, यार अब तो तीसरी लाइन में आते हैं, ना इंटेलिजेंट है ना इंटेलिजेंस है हमारे में, ना हम हार्ड वर्किंग मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं उस चीज़ को लर्न। जिस तरह मैंने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का, आप पढ़े ना आर्टिकल, आप PMI की वेबसाइट पे जाए, वहां से अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट कॉपी करें, उसको पढ़े, उसको वहां से पढ़े। PMI.org वेबसाइट मैंने बताई नहीं है, PMI.org प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहां पर जाएं,
उनकी साइट से अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पढ़ें। क्यों आप नेट से पढ़ रहे हैं? नेट से पे तो किसी ने भी ये डमी लिखा होगा, तो बेसिकली कोशिश करें ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद इंशाल्लाह कल हम यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वालिटी ऑडिट्स किया जाता है, असेस किया जाता है प्रोडक्ट को भी, उन प्रोसेस को भी। लेट्स से आप डेवलपमेंट कंपनी है और आप सिर्फ आपकी प्रोडक्ट देखी जाए तो वो आपने बड़ी अच्छी तरह इंप्लीमेंट की है, बड़ा अच्छा लेआउट, बड़े अच्छे फीचर्स, चेक्स, वैलिडेशन, कोई एरर नहीं है, बड़ा अच्छा बनाया, वो तो चेक होगी, मगर वो जिस प्रोसेस से गुजर के आई है वो सारे भी चेक होंगे। आपकी जो आईएसओ की टीम है वो चेकेगी, जी आप टेस्टिंग की इसकी रिपोर्ट दिखाई, जी आपने क्या मॉडल्स किए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस क्या है, यार आपने आर्काइव बनाई है, पिछले प्रोजेक्ट्स दिखा दे, पिछले साल के आपने लॉस, कस्टमर के साथ आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्या आप, तो आप कहेंगे है ही नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं। तो क्वालिटी ऑडिट्स जो होते हैं, वो ऑडिट होता है असेस करना, चेक करना, वेरीफाई करना, एवेल्युएट करना, आइडेंटिफाई लेसन लर्न दैट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट। तो जब तक ऑडिट नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्ट असेसमेंट नहीं करेंगे, जो उसमें से लेसन लर्न होंगे, जो सबक आमूज बातें होंगी, वो आपके उस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल होगी और फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह क्वालिटी कंट्रोल, और ये देख ले इसमें टेक्निक्स आ रही है, परीतो एनालिसिस, ये वो इब्रार का गाना वो वाला नहीं है, परीतो मेरे नाल आहो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये क्या टेक्निक्स होती हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्वालिटी में किस चीज़ के हवाले से इस चीज़ को क्या चीज़ देखी जाती है, तो ये हम इंशाल्लाह कल से देखेंगे और इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, दैट एंड्स फॉर द टुडेज लेक्चर। और यहाँ पर हम लेक्चर को अपना वाइंड अप करते हैं। और 27 स्टूडेंट्स, यस, स्टूडेंट्स की आस्ता आस्ता स्ट्रेंथ बढ़ती है। और हुआ यही है कि जब से मैंने क्विजेज़ और असाइनमेंट्स और ये चीज़ें लेना शुरू की हैं, क्विजेज़ और असाइनमेंट्स, तो ये 22 से लेके 23 से लेके 25-26 तक स्ट्रेंथ पहुँची है। और अभी भी 14-15 लोग ऐसे हैं जो आते ही नहीं है। तो खैर क्या पता आपका कोई बीच में कोई 2:30 तक क्लास है आपकी, कुछ आपकी एक्टिविटी या कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन या कोई क्विज या कोई एमसीक्यू बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टुडेज पॉइंट। लेट्स हमने कुछ क्वालिटी की चीज़ें पढ़ी और कुछ हमने जो कॉस्ट के हवाले से एट द एंड चीज़ें देखी कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, और कॉस्ट एलोकेशन या कॉस्ट में डिफरेंट तरीके। तो ये थोड़ा सा देख लें, ये नहीं है ऑन द टोज रहें व्हाट्सएप ग्रुप पे या एलएमएस पे। अगर कोई इंटीमेशन आई तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज आ जाएगा और एलएमएस पे भी। तो कोशिश करें कि ऑन द टोज, ऑन द लेक्चर रहा करें। तो कल के लिए सिर्फ यही है कि जो आपने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है उस पर काम करना है, उसको डिफ़ाइन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक एग्जांपल, और कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट के हवाले से करंटली आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और किस चीज़ तक करें। आपने WBSP बनाया हुआ है, डेफिनेटली फेज वाइज बनाया हुआ है, तो कितने % आपका काम कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक आप काम कर रहे हैं, तो उसका भी आप अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक चीज़ जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, दैट्स इट्स फॉर द टुडेज लेक्चर। और इसको इंशाल्लाह कल हम ज्वाइन करेंगे।